नमस्ते। आज हम शुरू करेंगे हमारा आखिरी भाग जो रहेगा आज की वीडियो में कि सामान्य गुण जो है हमारे द्रव्य के। ठीक है, 2 पार्ट हमने पहले काफी कवर कर लिए हैं, ये हमारा आखिरी रहेगा वीडियो आज का। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक इसमें है तरल प्रवाह। तरल प्रवाह का मतलब आप समझ सकते हैं कि ऐसा कोई द्रव है जो क्या करता हो, बहता हो, उसको हम क्या बोलेंगे, तरल प्रवाह बोलेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है आपके, वो है धारा रेखीय प्रवाह। देखिए, आप सब जानते हैं धारा किसको कहेंगे, हम किसको बोलेंगे, तरल को बोलेंगे जो क्या होता है, बह रही होगी। ऐसा द्रव्य जो बह रहा होगा उसको क्या बोलेंगे, हम धारा बोलेंगे। ठीक है, कि लेकिन कैसा बह रहा हो, रेखीय बह रहा होगा, मतलब कि एक रेखा में ही बह रहा होगा। जैसे एक नदी का क्या होता है, आप देख सकते हैं ये नदी है, ठीक है, ये नदी के किनारा है। जो भी इसमें द्रव्य बहेगा, ठीक है, जो भी इसमें लिक्विड बहेगा, तरल बहेगा, वो कैसे रहेगा, एक रेखा में बहेगा इस तरीके से। इसको हम क्या बोलेंगे, धारा रेखीय प्रवाह। इसका मतलब क्या है, इसके आप पहले परिभाषा में चलते हैं। द्रव्य का प्रत्येक कण प्रवाह के दौरान उसी बिंदु से गुजरता है जिस बिंदु से उसके पहले वाला कण गुजरता होगा, उसको क्या बोलेंगे, हम धारा रेखीय प्रवाह बोलेंगे। मतलब कि अगर ये मेरी कोई धारा है, ये अलग अलग क्या धारा को बिंदु मान लेता हूं मैं, इस तरीके से क्या हो रही, कोई धारा मेरी बह रही है। ठीक है, चलिए मान लिया। तो ये क्या होगा, अगर ये वाला बिंदु जब यहाँ आएगा और ये वाला आगे जाएगा तो ये सारे बिंदु कैसे होंगे, फिक्स होंगे कि ये बिंदु जहां से गुजरा है उसको पीछे वाला जो आ रहा होगा वो भी उसी बिंदु से क्या होगा, गुजरेगा। ये मैंने इस तरीके से बना दिया, आप सीधी रेखा में भी बना सकते हैं इसको, ये कि ये वाला यहाँ पे आएगा, ये वाला यहाँ पे जाएगा, इसके आगे सारे कण क्या करेंगे, अपने आगे वाले बिंदु की ओर बढ़ेंगे, तब उसको बोलेंगे धारा रेखीय प्रवाह। फिर से हम दोहरा देते हैं परिभाषा इसकी। जब द्रव्य का प्रत्येक कण प्रवाह के दौरान उसी बिंदु से गुजरता है जिस बिंदु से उसके पहले वाले कण का बिंदु रहा होगा, ठीक है, वहां से गुजरेगा। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि धारा रेखीय प्रवाह क्या होता है। अब हम बात करेंगे क्रांतिक वेग। थोड़ा शब्द खतरनाक है, क्रांतिक क्या होता है, क्रांतिक का मतलब क्रांति छिड़ गई है उस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके का इसका क्या होता है, वेग भी होता है, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी इंग्लिश मीडियम में। ओके, तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, क्रांतिक वेग क्या है, उसी यदि द्रव्य के प्रवाह का वेग एक निश्चित वेग से कम होता है। जैसे आपको आप जब चलते होंगे, गाड़ियां वगैरह चलाते होंगे, तो कहीं कहीं पे लिखा होता है कि सिटी वगैरह में गाड़ी की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। हाईवे पे आप जा सकते हो 100 किलोमीटर पर किलोमीटर, सब बोर्ड लगे होते हैं। तो आपको एक निश्चित क्या बता दिया, वेग बता दिया, इतनी स्पीड आपको बता दी है, इससे अधिक आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर आप सिटी में 100 की स्पीड से चल रहे हो, अचानक से कोई आ गया तो एक्सीडेंट, दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो एक क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, यदि द्रव्य के प्रवाह में, अब बात किसकी कर रहे हैं हम, द्रव्य का प्रवाह का वेग एक निश्चित वेग से कम होता है तो उस द्रव्य का प्रवाह धारा रेखीय निश्चित होता है। मतलब कि ये क्या है, एक निश्चित, मैंने क्या कर दिया, लाइन बना दी, ठीक है, इसका मान लीजिए आपकी इसका वेग जो होगा 10 मीटर पर सेकंड का वेग, मैंने क्या बोल दिया, क्रांतिक वेग बोल दिया। ये एक निश्चित क्या है, इसका मान है कि इस मान से अगर कम हुआ, इस मान से अगर मेरी धारा कम हुई तो इसको क्या बोलूंगा मैं, क्रांतिक वेग बोलूंगा। आई समझ में। तो ये क्या है, आप समझ सकते होंगे, यदि द्रव्य के प्रवाह का वेग एक निश्चित वेग, ये मैंने क्या मान लिया, 10 मीटर पर सेकंड क्या मान लिया, एक निश्चित वेग मान लिया। ठीक है, अगर इस निश्चित वेग से मेरा क्या होगा, जो भी मेरा प्रवाह होगा, प्रवाह का वेग होगा, कम हुआ तो उसको मैं क्या बोलूंगा, क्रांतिक वेग कहूंगा। इसी से मेरा दूसरा टॉपिक और आता है जो है हमारा विक्षुब्ध प्रवाह। क्या होता है मेरा, आपने भी जस्ट पढ़ा, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, क्रांतिक वेग क्या होता है कि एक निश्चित वेग से कम, अगर एक निश्चित वेग से ज्यादा चली जाए, अगर एक निश्चित वेग से ज्यादा चली जाए प्रवाह का वेग, तो उसको क्या बोलेंगे, हम विक्षुब्ध प्रवाह बोलेंगे। यदि द्रव्य वेग क्रांति के वेग से अधिक होता है, वेग क्रांति कौन सी, 10 मीटर पर सेकंड है भाई, इससे अधिक चला गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। अब आगे चलते हैं हम, अगला टॉपिक जो होता है हमारा बर्नौली इक्वेशन होता है। ठीक है, बर्नौली इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो बिल्कुल आखिरी टॉपिक रहेगा हमारे द्रव्य के सामान्य गुण का, वो रहेगा वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब क्या होता है बाद में पढ़ेंगे, इससे पहले हम पढ़ रहे हैं हमारा बर्नौली इक्वेशन। अब हम पढ़ेंगे बर्नौली प्रमेय। बर्नौली प्रमेय क्या है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं हम। देखिए, हमने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, क्रांतिक वेग वगैरह पढ़ रखे हैं, ठीक है, विक्षुब्ध प्रभाव पढ़ लिए। उसी के बारे में क्या होता है, थोड़ा सा और विश्लेषण करते हैं, बात करते हैं, तो क्या होता है, बर्नौली प्रमेय आती है। ठीक है, जब आदर्श तरल, आदर्श का आइडियल जो फ्लो होता है आपका, कि बिल्कुल क्या होगा, रेखीय धारा कैसी होगी, रेखीय होगी, वो हमारा कैसा होगा, आदर्श होगा तरल। जब आदर्श तरल धारा रेखा प्रवाह में प्रभावित होती है, आदर्श तरल समझ में आ गया, जो क्या होगी, ऐसी धारा है जो रेखा प्रवाह में
प्रभावित होंगी तो उसके पथ के प्रत्येक बिंदु पर, जो जो बिंदु मैंने बताया, ठीक है, रेखीय कैसा धारा, रेखीय धारा कैसी थी कि जो कण रहेगा, जो पीछे वाला कण है वो आगे वाले कण के बिंदु पर ही चलेगा, तो वो रेखीय प्रभाव था। तो धारा रेखा प्रवाह के प्रभावित होती है तो उसके पथ के प्रत्येक बिंदु पर द्रव्य की कुल ऊर्जा मतलब कि पर्टिकुलर एक पॉइंट पे जाएंगे, क्या करेंगे, बिंदु पे जाएंगे और वहां की उसकी जो कुल ऊर्जा होगी, अब उस जगह पे कौन कौन सी ऊर्जा लग रही होगी आपकी, एक तो आपका दाब लग रहा होगा, ठीक है, दाब ऊर्जा, प्रेशर लग रहा होगा, प्लस दूसरा आपका क्या लग रहा होगा, चल रही होगी, प्रभावित हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी लग रही होगी, ठीक है, गतिज ऊर्जा। फिर तीसरी बात करते हैं कि हाइट पे भी हो सकती है वो, और जो हाइट पे होगी तो आपकी क्या लगेगी, स्थितिज ऊर्जा मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी। तो जो कुल ऊर्जा जो है आपकी वो है प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इनका क्या होगा, योग होगा और सदैव नियत रहता है, मतलब कि कांस्टेंट रहता है। अगर किसी बिंदु पे जाके देखोगे जब कैसा होगा, आदर्श तरल होगा, तो किसी भी प्रत्येक बिंदु पे इसमें कैसा मिलेगा आपको, सदैव नियत रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा, वहां पे नियतांक रहेगा, ठीक है। देख लेते हैं जो हमने बोला किस हिसाब से हम उसको प्रमेय के तरीके से लिख सकते हैं। पी का मतलब क्या होगा आपका, दाब ऊर्जा हो गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, दाब ऊर्जा हो गया। ये मैंने पहले भी पढ़ा रखा है आपके, कौन सी हो गई, गतिज ऊर्जा, और ये आखिरी में जो आपको दे रखा है वो है आपका स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। प्रेशर हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, और ये आपका हो गया पोटेंशियल एनर्जी। ये किसके बराबर होगा, आपके कांस्टेंट के बराबर होगा। इसका मतलब कि अगर दो पॉइंट के बीच में अगर आपको निकालना होगा कि दो क्या बिंदु दे दिए, उसके बीच में कुछ आपको दे देंगे, इसमें हो सकता है ये क्या आपका घनत्व है, ये आपका वेग है, ठीक है, ये क्या आपके पृथ्वी तल से ऊंचाई, इनमें से कुछ दे दी जाएंगी, ठीक है, वैल्यू, और आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा कैसे निकलेगा। तो कैसे निकलेगा, दो बिंदु के बीच का, एक जगह आप लिखोगे P1 प्लस हाफ ρ1 V1 स्क्वायर प्लस ρ1 GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ ρ2 V2 प्लस ρ2 GH2। इस तरीके से दो बिंदु के आप क्या करोगे, जगह जगह पे जो जो वैल्यू दे रखी होगी वो आप यहाँ पे भरोगे, और इस तरीके से जो भी आपको नहीं दिया होगा और क्या कर लोगे, वहां से निकाल लोगे। तो आप इस तरीके से बर्नौली प्रमेय का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो बर्नौली प्रमेय क्या आपको समझ में आ गई होगी कि जब आदर्श तरल धारा रेखा प्रवाह के प्रभावित होती है तो उसके पथ के प्रत्येक बिंदु पर द्रव्य की कुल ऊर्जा, मतलब कि क्या होगा, दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और आपकी गतिज ऊर्जा का क्या होगा, योग होगा, और सदैव कैसा होगा, नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इस तरीके से बर्नौली ने प्रमेय दी। अब हमारे पार्ट 3 का जो हम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं उसका आखिरी पॉइंट पे आ रहे हैं, इसके बाद हम हमारे दूसरे टॉपिक ध्वनि पे चले जाएंगे, ठीक है। तो आखिरी पॉइंट क्या हमारा, वायुमंडलीय दाब। सबसे पहले पता होना चाहिए वायुमंडल क्या होता है। पृथ्वी के चारों ओर गैस, विभिन्न विभिन्न क्या है, यहाँ पे गैसें हैं, ठीक है, उसको गैसों को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। हम ऊपर जाते हैं तो अलग अलग क्या, अलग अलग हमारे कह सकते हो कि बैंड बने हुए हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, अलग अलग गैसें भरी हुई हैं। उन गैसों के कारण क्या होता है, पृथ्वी की ओर दाब लगता है, ठीक है, तथा वह वायुमंडल हम सभी पर जो दाब डालता है उसे क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। सबसे पहले वायुमंडल क्लियर होना चाहिए आपको कि पृथ्वी के चारों ओर जो विभिन्न विभिन्न गैसें हैं, उन विभिन्न गैसों को हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। और उन विभिन्न गैसों के कारण जो हम पे दाब लग रहा है, सभी पे जितने पृथ्वी पे हैं, तो उनको क्या बोलेंगे हम, वायुमंडलीय दाब कहेंगे हम उसको, ठीक है। इसलिए पहाड़ों पे जब खाना बनाते हैं तो तकलीफ आती है, उनका खाना इतना जल्दी नहीं पकता है, जबकि धरातल पे आप देखोगे तो खाना बहुत जल्दी पकता है। कारण ये है कि पहाड़ों पे क्या होता है, खाना बनाने में कठिनाई क्यों आती है, सबसे पहली बात तो वहाँ पे क्या दाब कम होता है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे आपको क्या हो, दाब कम लगेगा, ठीक है। अब जैसे जैसे दाब कम लगा तो पानी का जो आपका क्वथनांक होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जो पानी का जो क्वथनांक कम हो गया तो आपके सब्जी वगैरह जो बनाओगे उसमें कठिनाई आएगी ही आएगी, ठीक है, जल्दी से पानी ही नहीं उबलेगा आपका, ठीक है। कुछ लोग ट्रैकिंग वगैरह पे जाते हैं, घूमने वगैरह जाते हैं पहाड़ों पे, तो उनके नाक से खून बहना स्टार्ट हो जाता है, कुछ भी नहीं होता, अचानक से खून बहना स्टार्ट हो जाता है। उसका भी कारण क्या है, नाक से खून आना भी इसी का कारण है, वायुमंडलीय दाब का। इसलिए कभी कभी कुछ लोग हाइट पे जाते हैं उनको उल्टियां चालू हो जाती है, वो भी इसका क्या कारण है, वायुमंडलीय दाब, ठीक है। अब बात करते हैं कि वायुमंडलीय दाब हम नापेंगे कैसे, क्या यंत्र है इसका, तो उसका यंत्र है आपका बैरोमीटर, ठीक है। बैरोमीटर क्या है, वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र है, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या इसकी वैल्यू होती है। सर आप बोल रहे हो कि पहाड़ों पे अलग होती है, तो धरातल पे क्या इसकी, या समुद्र तल पे इसकी क्या वैल्यू रहेंगी, ठीक है, क्या मान रहेंगे इसके।
समुद्र तट पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है 1.013 इंटू 10 की पावर कितनी है 5, और इसकी यूनिट क्या लिखी है मैं न्यूटन पास्कल, एन डिवाइड बाय पी है न्यूटन पास्कल, ठीक है। और क्या होता है, अब हो सकता है कि आपके किस में यूनिट दे रही है, टोर में भी देख सकते हैं, इसको पूरे को पूरे क्या बोलता हूँ मैं, टोर बोलता हूँ, ठीक है। तो टोर को भी क्या बोल सकते हैं 1 mm पारे का दाब। आप कभी कभी देखते होगे जब ब्लड प्रेशर वगैरह नापने जाते होगे आप, तो वहाँ पे टोर में भी यूनिट होती है, कारण होता है वो अंदर होता है आपके Hg मरकरी होता है, वो 1 mm पे आपकी रीडिंग बताता है कि इतना आपके ब्लड में प्रेशर है। उसी तरीके से टोर भी क्या करता है, आपके वायुमंडलीय दाब का बताता है कितना दाब लग रहा है। फिर एक बार का मतलब तो 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। इस तरीके से आपको रीडिंग दे रखे होंगे, आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आके हमारा द्रव्य के सामान्य गुण समाप्त होते हैं। हमारा नया जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ध्वनि, और ध्वनि के बारे में चर्चा करेंगे। सो धन्यवाद। जब लेसन वगैरह पसंद आ रहे हो तो आप आगे मित्रों में शेयर कीजिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।